हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, ऑप्टिकल लेंथ एंड ज्योमेट्रिकल लेंथ, ये जो हम लोग इंटरफेरेंस पढ़ रहे थे ना, इंटरफेरेंस में थोड़ा सा एक आगे एक और टॉपिक होता है ऑप्टिकल लेंथ, ज्योमेट्रिकल लेंथ। और साथ ही साथ हम इसमें ये पढ़ते हैं कि YDSC का जो भी सेटअप है उसमें एक स्लिट के आगे अगर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब रख दिया जाए तो फिर इंटरफेरेंस पैटर्न पे क्या फ़र्क पड़ता है, मैक्सिमास और मिनिमास की पोजीशंस क्या क्या होती है, चाहे वो nth मैक्सिमा हो चाहे वो nth मिनिमा हो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जानने के पहले हमें जो दो टर्म्स हैं यहाँ पे, ऑप्टिकल लेंथ एंड ज्योमेट्रिकल लेंथ, थोड़ा सा इनको हमें समझना होगा। ठीक है, सो लेट अस सपोज हमने माना कोई लाइट है और वो लाइट कुछ ऐसे आ रही है। ठीक है, लाइट जब तक हवा में है उसकी स्पीड आप बोलोगे c के बराबर होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है। ठीक है, लाइट ने क्या किया, किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में ऐसे एंटर किया। ऐसा हमने मान लिया कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है हमारे पास, कोई ग्लास का स्लैब आप मान सकते हो, इसको सबसे बेटर होगा। ये हमने कोई ग्लास का स्लैब मान लिया और ये ट्रांसपेरेंट है पूरी तरह से। ठीक है, ठीक है, ये ग्लास का स्लैब है। ये इसकी जो थिकनेस है वो थिकनेस लेट अस सपोज हमने मान लिया t के बराबर है। ठीक है, अब एक बात आप समझिए, लाइट यहां तक, इस पॉइंट को अगर हम नाम दे दें पॉइंट ए, तो लाइट पॉइंट ए तक एयर में ट्रेवल करती हुई आई है या फिर वैक्यूम में ट्रेवल करती हुई आई है, तो मानेंगे इसकी स्पीड c होगी। लेकिन जैसे लाइट एक मीडियम के अंदर एंटर करेगी, और हमने यहाँ पे ये मान लिया कि ये जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ये म्यू के बराबर है। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने म्यू के बराबर मान लिया। अब ये लाइट इस मीडियम में एंटर हुई यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो रेड कलर से हमने शो कर रखा है। ये जो लाइट है ये मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही है। हम आपसे पूछे कि अच्छा बताओ, जब लाइट ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब के अंदर आई है, ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर आई है, तो क्या उसकी स्पीड अब भी c के बराबर होगी? अब बोलोगे नहीं, c के बराबर नहीं होगी। मीडियम के अंदर जो इसकी स्पीड हो जाएगी v इज इक्वल्स टू, वो हो जाएगा c डिवाइडेड बाई इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि हमने यहाँ पे म्यू मान रखा है। ठीक है, उसके बाद फिर से होगा क्या कि लाइट फिर से एयर में निकल जाएगी, तो लाइट फाइनली ऐसे निकल गई। ठीक है, हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं वो ज़रा समझिएगा आप। चूंकि लाइट एक वेव है, ठीक है, तो अगर हम वेव की इक्वेशन लिखें, लाइट वेव की इक्वेशन लिखें इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये चीज़ हमने स्टार्टिंग में बेसिक लेक्चर्स में, अगर आपको याद हो तो हमने बता रखा कि वेव की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, लाइट वेव की इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो लिखा जाता है E इज इक्वल्स टू ई नॉट, और ये हो गया साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ई नॉट क्या होता है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑक्सीलेशन का एम्पलीट्यूड होता है। एक्चुअल में लाइट वेव होती क्या है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का ऑक्सीलेशन ही तो होता है। तो यहाँ पे ई नॉट वो चीज़ है। इसी को हम दूसरे तरीके से और ऐसे लिख सकते हैं कि E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ऑफ, यहाँ से ओमेगा कॉमन कर लिया, सो टी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा V के बराबर, अगर आपको ये चीज़ याद हो तो। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और हमने आपको इंट्रोड्यूस की थी फेस के बारे में। ठीक है, फेस के बारे में एक चीज़ हमने आपको इंट्रोड्यूस की थी, और वो क्या बोला था कि जो फेज होगा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो होता है ये कहलाता है फेस, ये कहलाता है फेस। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट को हमने A बोल दिया, इस पॉइंट को हमने बोल दिया B। ठीक है, हम आपसे बोले कि अच्छा बताओ A पे फेस क्या होगा, और थोड़ा सा एक काम और करें, थोड़ा सा हमने ये मान लिया कि ये जो पॉइंट A है ना, ये पॉइंट A को हमने मान लिया कि यहाँ से x डिस्टेंस पे है, ये हो गया x डिस्टेंस पे ये। ठीक है ना, यानी इसका कोऑर्डिनेट हम मान सकते हैं x, 0, अगर इसको हम x एक्सिस मान लें तो। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया कि हो गया आपका x, 0 के बराबर। ठीक है, हम आपसे बोले कि अच्छा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, आप बोलोगे x तो ये हो गया, ये आपका हो गया t, तो इसका कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा x प्लस टी के बराबर। ठीक है, हम बात करें यहाँ पॉइंट A पे फेज के बारे में, तो फेज एट पॉइंट A, फेज एट पॉइंट A, ठीक है ना, और उस फेज को हमने नाम दे दिया φ1। ठीक है,
उसको नाम दे दिया हमने phi 1। तो ये आपका अब बताइए पॉइंट ए, ये आपका सोर्स रहा होगा। हमेशा जो डिस्टेंसेस होता है ना, हम सोर्स के रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं। तो ए जो है x यूनिट की डिस्टेंस पे है, तो फेज जो होगा, देखिए ये जो फेज है ना, इसको हम बोलते हैं फाई। फाई इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो ओमेगा टी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वी के बराबर, ठीक है ना। ये तो जनरल किसी भी x के लिए हमने फेस को यहाँ पे दिखा रखा है। लेकिन पॉइंट ए पे अगर लाइट वेव के फेस के बारे में हम बात करें, अब बोलोगे x की जगह पे x ही रखना है, क्योंकि उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो x के बराबर ही है। तो ये आपका हो जाएगा ओमेगा, दिस इज t माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, ये आपका हो गया v, ठीक है। ज़रा बात करते हैं पॉइंट बी पे। यहाँ पे फेस क्या है? सो फेज एट पॉइंट बी, फेज एट पॉइंट बी, ठीक है ना। इस फेज को हमने नाम दे दिया फाई 2। अब देखो बी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है? अब बोलोगे इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है ना एक्स प्लस टी के बराबर है। वाई तो जीरो है क्योंकि हमने इसको एक्स एक्सिस मान रखा है, ठीक है। तो एक्स के जगह पे आप बोलोगे यार कि एक्स के जगह पे हमें एक्स प्लस टी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ओमेगा, और ये हो गया टी माइनस एक्स, सॉरी एक काम करो आप टी मत लिखो, क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही है कि टी यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे हमने थिकनेस मान रखा है टी। इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, टी ना लिख के ना इसको आप डेल्टा एक्स लिख लो, क्या ही फर्क पड़ता है। इसको हमने बोल दिया डेल्टा एक्स, तो फिर वहाँ भी आपको वही करना पड़ेगा। अब बोलोगे ये आपका हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा, ये आपका हो गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। तो पॉइंट बी पे एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स प्लस डेल्टा एक्स के बराबर है। तो यहाँ पे एक्स के जगह पे हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइड बाई, ये आपका हो गया वी के बराबर, ठीक है ना। दोनों पॉइंट्स का हमने फेज निकाल लिया। पॉइंट्स का फेज का मतलब कि लाइट वेव, इसकी फेज हमने निकाली है पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे, ठीक है ना। अगर हम फेज डिफरेंस की बात करें बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, फेज डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, तो फेज का जो डिफरेंस होगा उसको हम लिख दे रहे हैं डेल्टा फाई। अब बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, आपको देख के लगेगा बड़ा कौन सा है, आप पहले माइनस करो। अब फाई 2 माइनस फाई 1 ही कर दो, तो ये आपका हो जाएगा फाई 2 माइनस फाई 1 इज इक्वल्स टू, फाई 2 की वैल्यू क्या है ओमेगा टी माइनस, ये हो गया ओमेगा टी माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइड बाई वी, ठीक है ना। फाई 1 ये हो जाएगा ओमेगा, और ये हो जाएगा टी माइनस एक्स डिवाइड बाई वी, ठीक है ना। ओमेगा एक काम करो आप कॉमन कर लो, तो ओमेगा हमने कॉमन कर लिया, यहाँ पे मिला टी माइनस, इसको आप लिख दो एक्स बाई वी, और ये हो जाएगा माइनस डेल्टा एक्स बाई वी। इसको मैं ऐसा लिख सकते हैं, ये माइनस से मल्टीप्लाई हमने कर दिया, तो एक्स बाई वी माइनस डेल्टा एक्स बाई वी। यहाँ पे आपका हो जाएगा ओमेगा हमने दोनों जगह से कॉमन कर रखा है ना, सॉरी ओमेगा को तो कॉमन कर रखा है, तो ब्रैकेट अभी मत लगाओ आप। यहाँ से हो जाएगा माइनस टी, और ये हो जाएगा प्लस एक्स डिवाइडेड बाई वी, ठीक है। तो आप देखोगे टी से टी कैंसल आउट हो गया, एक्स अपॉन वी से ये आपका कैंसल आउट हो गया, ये एक्स अपॉन वी, ठीक है। तो ये आपके सामने मिला ओमेगा, और ये माइनस डेल्टा एक्स डिवाइड बाई वी, ये आपका फेज डिफरेंस है, ठीक है ना। माइनस में आ गया, इसका मतलब छोटे में से बड़े वाले को हमने घटा दिया, ऐसा लग रहा है। अगर मॉड की बात करें, आप इसका मॉड ले लो ना, अगर फेज डिफरेंस का मॉड लें, माइनस अब गैप कर दो, तो ओमेगा डेल्टा एक्स डिवाइड बाई वी। आप इसको क्या लिख सकते हो, डेल्टा एक्स डिवाइड बाई, ये ओमेगा को आप नीचे कर लो, तो ये हो जाएगा वी डिवाइड बाई ओमेगा, ठीक है ना। ठीक है, v डिवाइड बाई ओमेगा। एक बात और, अगर हम v की बात करें तो इस मीडियम में जो v था वो c अपॉन म्यू के बराबर था, तो इस v को हम c बाई म्यू भी लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा x, और ये c डिवाइड बाई ये आपका म्यू हो गया, और ये आपका हो गया ओमेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू, एक काम करें ये ओमेगा को नीचे लाने का हमें लग रहा है कुछ फायदा नहीं है,
इसको ऊपर ही रहने दो, कुछ फ़ायदा हमें नहीं लग रहा। तो ओमेगा को ऊपर रहने दो, ओमेगा, और ये म्यू भी ऊपर चला जाएगा, म्यू डेल्टा एक्स डिवाइड बाई सी। ये फेज डिफरेंस हमारे सामने निकल गया, ठीक है ना, ए और बी के बीच का है ये फेज डिफरेंस। हम आपको एक्चुअल में बताना क्या चाहते हैं, यहां पे जो डेल्टा एक्स है ना, ये जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इस लाइट ने डिस्टेंस कवर किया डेल्टा एक्स की, एक्चुअल में ये इस ट्रांसपेरेंट मीडियम की ज्योमेट्रिकल लेंथ है, ठीक है ना। तो इसको कहीं आप लिख लीजिए कि डेल्टा एक्स जो है एक्चुअल में ये आपकी है ज्योमेट्रिकल लेंथ, दिस इज ज्योमेट्रिकल लेंथ, ठीक है ना। ज्योमेट्री के हिसाब से हमने मेजर किया यहाँ पे। भाई ज्योमेट्री के हिसाब से तो साफ साफ देख के यही लग रहा है ना कि लाइट ने कितना डिस्टेंस कवर किया इस मीडियम के अंदर, डेल्टा एक्स का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है ना। हम यहाँ पे फिलहाल यूनिट की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये जो अभी हमारा निकला है डेल्टा फाई इक्वल्स टू ओमेगा डेल्टा एक्स बाई सी, ये इंपॉर्टेंट है, ये हम कहीं यहाँ पे लिख ले रहे हैं कि डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू ओमेगा, और एक मिनट, ओमेगा, सॉरी म्यू भी तो ऊपर जाएगा, माफ़ करिएगा, यहाँ पे म्यू भी रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा म्यू डेल्टा एक्स, ये म्यू भी ऊपर जाएगा, माफ़ करिएगा। तो इसको हम एक जगह लिख ले रहे हैं अलग से कि जो डेल्टा फाई हमारा निकला है, डेल्टा फाई इक्वल्स टू ओमेगा, और ये हो गया म्यू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई सी के बराबर, ठीक है ना। ये ए और बी के बीच का क्या है, ए और बी के बीच का ये फेज डिफरेंस है, ठीक है। इसको थोड़ा सही से ऐसे बॉक्स में कर लें, ओके। एक काम और करते हैं, हमने माना कि लाइट जो है ना अब की बार एयर में कुछ डिस्टेंस ऐसे कवर कर रही है, ये एयर में डिस्टेंस कवर कर रही है, और ये हम पॉइंट ले लें ए, इस पॉइंट को हम नाम दे दें बी, और ये जो डिस्टेंस एयर में इसने ट्रेवल किया है ना, इसको हम मान लें म्यू मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स के बराबर। अब आप ये मत पूछना है कि म्यू मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स के बराबर डिस्टेंस हम क्यों मान रहे हैं, कुछ आपको दिखाना चाहते हैं सर हम यहाँ पे। तो ये जो कैलकुलेशन है ना हम करने जा रहे हैं इन एयर, ठीक है ना। इसके ऊपर वाला कैलकुलेशन जो है हमने फेज डिफरेंस निकाला था लाइट में दो पॉइंट्स के बीच का, और वो फेज डिफरेंस निकल के आया था ओमेगा म्यू डेल्टा एक्स बाई सी के बराबर, ठीक है। यहाँ पे हम चाहते हैं कि ए और बी के बीच का फेज डिफरेंस निकाला है। जब लाइट एयर में ट्रेवल कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि जब लाइट एयर में ट्रेवल कर रही है तो सी स्पीड से ट्रेवल कर रही होगी, ठीक है। ये जो यहाँ भी वही काम करें, हमने मान लिया कि ये सोर्स ऑफ लाइट है, और इसका जो कोऑर्डिनेट है ये हम मान लें x,0, और इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये आपका हो जाएगा x प्लस, ये डिस्टेंस कितनी है, म्यू डेल्टा एक्स के बराबर है, सो म्यू डेल्टा एक्स, ये b का कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। फेज की बात करें तो सब कुछ हमारा वही होगा, आपको अगर याद हो तो फेज फाई इज इक्वल्स टू ओमेगा, और ये हुआ करता था t माइनस एक्स डिवाइड बाई वी के बराबर, ठीक है ना। फेज हम पॉइंट ए पे लिखना चाहते हैं, सो फेज एट पॉइंट ए, ठीक है ना, और उस फेज को हमने बोल दिया फाई वन, सो फाई वन इज इक्वल्स टू ए पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना है, एक्स के बराबर है, तो ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस एक्स डिवाइड बाई वी, आप नहीं लिखेंगे, वी स्पीड ऑफ वेव होता है भैया यहाँ पे, तो स्पीड ऑफ वेव किसके बराबर है, सी के बराबर है ना, क्योंकि हम एयर में कैलकुलेट कर रहे हैं या फिर वैक्यूम में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन सी के बराबर, ठीक है। अगर हम आपसे बोलें कि फेस बताओ एट पॉइंट बी, वो जो आपको पॉइंट बी दिख रहा है ना वहाँ पे फेस कितना होगा, सो फेस एट पॉइंट बी, उस फेस को हमने बोल दिया फाई टू, और फाई टू हो जाएगा ओमेगा टी माइनस एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स प्लस म्यू डेल्टा एक्स है, तो हमने लिखा एक्स प्लस म्यू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई वी, नहीं क्या लिखना पड़ेगा हमें, सी लिखना पड़ेगा। दोनों पॉइंट्स का हमने फेज लिख लिया। अब फेज के डिफरेंस की हम बात करते हैं, जैसा कि हमने उस मीडियम के लिए कैलकुलेट किया था, सारी चीज़ें हम यहाँ पे वही करने वाले हैं, ठीक है। सो फेज डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, फेज डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ठीक है ना। तो आपका हो गया डेल्टा फाई, फाई वन माइनस फाई टू, किसी में से किसी को घटाओ तो बड़े में छोटे को, अगर नहीं पता चल रहा है तो आप घटा के बाद में मोड ले लो, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो ये आपका हो गया डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू
φ1, ये ओमेगा एक काम करते हैं, पहले ही बाहर कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया t माइनस एक्स अपॉन सी, यहाँ से भी ओमेगा कॉमन हो गया, सो माइनस t प्लस ये आपका हो गया x प्लस म्यू डेल्टा x डिवाइडेड बाई सी के बराबर। सॉरी, ठीक है, देखते हैं कुछ कट रहा है क्या। ये आपका हो गया ओमेगा, सो t माइनस एक्स बाई सी माइनस टी, ये प्लस x बाई सी और ये हो जाएगा प्लस ये म्यू डेल्टा x डिवाइड बाई सी। ठीक है, अभी आप यहाँ पे ध्यान से समझोगे ना, तो देखो यहाँ पे t से ये t कट गया, इससे आपका ये कट गया, तो आपको एक खूबसूरत सा रिलेशन मिलेगा, डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू ये आपका हो गया ओमेगा म्यू टाइम्स डेल्टा x डिवाइडेड बाई ये हो गया c के बराबर। जैसे ही आपने इस रिलेशन को देखा, आप बोलोगे अरे फेस डिफरेंस उतना ही निकल के आ गया था जितना पहले वाले केस में निकला था। ठीक हो, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में फेस का डिफरेंस कितना हमने निकाला, जब लाइट ने डेल्टा एक्स डिस्टेंस आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम यानी कि ग्लास में कवर किया था, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हुआ करता था। देखो फेस का डिफरेंस निकला है ओमेगा म्यू डेल्टा एक्स अपॉन सी के बराबर। यहाँ पे आप देखो फेस का डिफरेंस कितना निकला है, आप बोलोगे यार कि यहाँ पे जो फेस का डिफरेंस है ना एग्जैक्टली वही निकला है, ओमेगा म्यू डेल्टा एक्स अपॉन सी के बराबर। इससे क्या चीज़ समझ में आ रही है, इससे एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जैसे ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है ना, दिस वन इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, इसका कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक है, तो लाइट जो है इस ट्रांसपेरेंट मीडियम में जैसे यहाँ से एंटर हुई और ऐसे बाहर निकली, और इस ट्रांसपेरेंट मीडियम की जो थिकनेस है वो हमने ले लिया t के बराबर, साथ ही साथ जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमने म्यू के बराबर ले लिया। ठीक है, तो अगर t थिकनेस के किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट जो डिस्टेंस कवर करती है, या फिर आप ये कह लीजिए कि लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करे म्यू मल्टीप्लाइड बाई टी एयर में, यानी एयर में लाइट डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है यहाँ से मान लो यहाँ तक ये, और ये जो डिस्टेंस है ये हमने कर दिया म्यू मल्टीप्लाइड बाई टी के बराबर। ठीक है, ये आपका पॉइंट ए हुआ करता था, ये आपका पॉइंट बी हुआ करता था, ये आपका पॉइंट ए हो गया, ये आपका पॉइंट बी हो गया। यही हमने ऊपर कैलकुलेट किया है। वहाँ पे टी की जगह पे हमने क्या लिया है, हमने डेल्टा एक्स लिया है, यही लिया है ना, टी की जगह पर डेल्टा एक्स करोगे तो ये आपका हो जाएगा म्यू डेल्टा एक्स। तो हमने क्या देखा कि डेल्टा एक्स थिकनेस कवर करने में ऐसे मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो, या फिर एयर में या फिर वैक्यूम में म्यू मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स डिस्टेंस कवर करने में लाइट में जो फेज डिफरेंस होता है वो सेम होता है दोनों केस में। ठीक है ना, यानी कि आप ये मान सकते हो कि लाइट किसी मीडियम में टी डिस्टेंस कवर करे या फिर वो हवा में म्यू मल्टीप्लाइड बाई टी डिस्टेंस कवर करे, बात एक ही है, क्योंकि दोनों केस में जो फेज डिफरेंस होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो लाइट ने यहाँ पे जो टी डिस्टेंस कवर किया, ये टी डिस्टेंस आपकी कहलाएगी ज्योमेट्रिकल लेंथ, इसी को बोला जाएगा ज्योमेट्रिकल लेंथ। लेकिन लाइट ने यहाँ पे जो म्यू मल्टीप्लाइड बाई टी डिस्टेंस कवर किए एयर में, उसको कहा जाएगा ये म्यू मल्टीप्लाइड बाई टी, इसको नाम दिया जाएगा ऑप्टिकल लेंथ। ठीक है ना, तो ये सीन है ज्योमेट्रिकल लेंथ और ऑप्टिकल लेंथ का। जैसे एज फॉर एग्जांपल हम आपसे बोलें कि ये जो टी की वैल्यू है टी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने यहाँ पे कह दिया 6/5, 6/5 कह दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसा हमने बोल दिया। हम आपसे बोले कि अच्छा बताओ लाइट के लिए आप ऑप्टिकल लेंथ की वैल्यू बताओ, तो आप देखोगे, आप बोलोगे यार कि लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम में 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करी और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना 6/5 के बराबर है। तो यही लाइट एयर में या वैक्यूम में कितना डिस्टेंस कवर करे कि फेज डिफरेंस उतना ही है जितना कि फेज डिफरेंस इस वाले केस में था। तो आप बोलोगे वो तो हम जानते हैं म्यू मल्टीप्लाइड बाई टी के बराबर, हमें ऑप्टिकल लेंथ की बात करनी है ना, तो म्यू की वैल्यू आपकी गिवन है 6/5 मल्टीप्लाइड बाई ये 5 सेंटीमीटर गिवन है इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। आप हमेशा देखोगे ना कि जो ऑप्टिकल लेंथ की वैल्यू होगी वो ज्योमेट्रिकल लेंथ के कंपैरिजन में ज़्यादा निकल के आएगी। ठीक है,
आप समझ सकते हो कैसे ज़्यादा निकल के आएगी, क्योंकि म्यू की जो वैल्यू होती है, म्यू तो आपका ग्रेटर देन 1 होगा ना, अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो इस हिसाब से म्यू मल्टीप्लाइड बाई टी की वैल्यू हमेशा टी से बड़ी होगी। आप ऐसे कह सकते हो कि म्यू मल्टीप्लाइड बाई टी ऑलवेज ग्रेटर देन, ये टी से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है ना। या फिर आप ये कह सकते हो कि जो ऑप्टिकल लेंथ होगा ये ग्रेटर देन होगा हमेशा ज्योमेट्रिकल लेंथ से। तो ये चीज़ें हैं। तो यही एक छोटी सी कहानी थी ऑप्टिकल लेंथ और ज्योमेट्रिकल लेंथ के बारे में। हालांकि हमें इसके बारे में बात करना है, ठीक है ना। इसके बारे में हमें ये बात करनी है कि अब तक तो हम जो पढ़ रहे थे उसमें ये पढ़ रहे थे कि दो स्लिट है S1 S2, एक वेव यहाँ से निकली, एक वेव यहाँ से निकली, जाके स्क्रीन पे कहीं इंटरफेरेंस कर रही हैं, सुपर इम्पोज कर रही हैं, और वहाँ पे हम पता कर रहे थे कि मैक्सिमा बनेगा, मिनिमा बनेगा, कौन सा मैक्सिमा बनेगा, कौन सा मिनिमा बनेगा, nth मैक्सिमा कहाँ बनेगा, nth मिनिमा कहाँ बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ बनेगा, उनकी फ्रिंजेस की विड्थ क्या होगी, सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट की थी। यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क ये है कि हमने क्या किया कि एक स्लिट के रास्ते में एक हमने ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब रख दिया, और चलो हमने मान लिया कि जो उसकी थिकनेस है ना वो टी के बराबर है, ठीक है। अब हमें सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है, सारा कुछ वही कैलकुलेट करना है जो हमने पहले कैलकुलेट किया था, ठीक है। अब बोलोगे यार ठीक है ये काम करते हैं, ये हालांकि बहुत पतला होता है जो आपको यहाँ पे स्लैब दिख रही है, यहाँ दिखाने के लिए हमने आपको मोटा दिखा रखा है। अब वही काम कि यहाँ से दो लाइट्स को निकालें सबसे पहले, तो थोड़ा सा कलर को चेंज करते हैं। तो एक लाइट ऐसे गई, माफ़ करिएगा, एक लाइट आपकी ऐसे गई स्क्रीन पे, चलो यहीं पे इंटरफेरेंस करा रहा है। एक लाइट आपकी ऐसे गई S2 से, S1 से एक वेव गई, S2 से एक वेव गई, दोनों जाके यहाँ पे इंटरफेरेंस कर रही है, ठीक है। सेंटर के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ये आपका स्लिट्स का सेंटर है, तो यहाँ से ऐसे हमने इसको मिला दिया। ये पॉइंट जो है ना, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं पॉइंट P, ठीक है। जो वेव यहाँ पे इंसिडेंट हुई हैं उनका वेवलेंथ हमने मान लिया लैम्डा, क्योंकि हम कोहेरेंट सोर्सेज की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि S1 से जो निकलने वाली वेव है, S2 से जो निकलने वाली वेव है, दोनों का वेवलेंथ जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। ओके भाई, सबसे पहला काम हमें पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है। पॉइंट P पे जो वेव्स पहुंची हैं उनके बीच में पाथ का डिफरेंस कितना है। एक काम और हम करने लगे हाथ कि यहाँ पे ये जो एंगल है इसको हमने मान लिया थीटा के बराबर, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो यहाँ पे स्लिट्स के बीच का सेपरेशन है वो हमने मान लिया स्मॉल d के बराबर, ठीक है। तो हम लिखेंगे पाथ डिफरेंस बिटवीन वेव्स एट पॉइंट P, ठीक है। सो पाथ डिफरेंस एट पॉइंट P लिख दो, आप समझ जाएंगे कि वेव्स के बीच की तो बात हो रही है एट पॉइंट P। ये आपका हो गया डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू पाथ का डिफरेंस हम कैसे लिखते हैं, देख के लग रहा है कि ये वाली वेव ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किए S2P के बराबर, तो S2P और इसने S1P डिस्टेंस कवर किया, दोनों डिस्टेंसेस को आपस में घटा दे बड़े में छोटे को, तो S2P माइनस S1P हो जाएगा। तो S2P माइनस S1P ये पाथ का डिफरेंस होगा, ओके। एक चीज़ और, जैसे हमने लिखा S2P माइनस S1P, आपके दिमाग में ख्याल आएगा, आप बोलोगे यार कि देखो ये S1P तो हमें पहली बात की लिखना नहीं है, क्यों? क्योंकि देखने में हमें ऐसा भले लग रहा है कि S1 वाली वेव ने S1P डिस्टेंस कवर किया, लेकिन इसने एक्चुअल में S1P डिस्टेंस कवर नहीं किया, S1P से थोड़ी सी ज़्यादा इसने डिस्टेंस कवर किया। क्यों? क्योंकि ये वाले जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं ना यहाँ से यहाँ तक, ये तो इसने टी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले स्लैब में कवर किया है ना। तो भाई अगर हवा में बात की जाए कि एयर में ये डिस्टेंस किसके बराबर होती, तो म्यू इंटू टी के बराबर हो जाती। समझ रहे हैं आप? इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया म्यू के बराबर है, ठीक है। तो आप बोलोगे S2P माइनस S1P न लिख के क्या लिखे, तो आप बोलोगे यार कि S1P न लिखो, यहाँ पे P डैश कर दो, ठीक है। अब आप बोलोगे यार कि S1P डैश, अब इसको कैसे कैलकुलेट करें? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करें। तो आप बोलोगे देखो यार S1 से लेकर P तक की डिस्टेंस आपको लिखनी है ना, तो आप एक काम करो, पहले यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लिखो, ये किसके बराबर हो जाएगा। तो आप बोलोगे यार कि ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, ये S1P माइनस टी के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? S1P माइनस टी के बराबर। तो ये आपका हो जाएगा S2P माइनस, ज़रा ध्यान दीजिएगा हम क्या लिखने वाले हैं, क्योंकि सारा खेल यहीं से है हमारा।
पहले यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लिखनी है तो S1P में से ये घटा दो, क्योंकि देखो ये वाली जो S2 से निकलने वाली वेव है ना, इसने S2P जो डिस्टेंस है वो हवा में कवर की, एयर में, इसलिए हम S1 से निकलने वाली वेव जो P पे पहुंची है उसका सिर्फ वही हम पाथ लेंथ लेंगे जो एयर का हो, यानी ऑप्टिकल पाथ लेंथ हमें लेना है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो एयर की ही डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस को आप क्या लिख सकते हो, पूरे यहाँ से इस टी थिकनेस को आप माइनस कर दो, तो ये S1P डैश इसको आप लिख सकते हो S1P माइनस टी के बराबर, ठीक है ना। साथ ही साथ आप बोलोगे कि देखो यार, जो ये टी डिस्टेंस कवर की है ना लाइट ने, यहाँ पे लाइट ने जो यहाँ पे टी डिस्टेंस कवर की है, एक्चुअल में इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये तो टी डिस्टेंस तो इसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ है ना लाइट की, जो इसने इस ट्रांसपेरेंट मीडियम में कवर की है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम आपसे पूछें कि बताओ ऑप्टिकल लेंथ उसने कितनी कवर की है, आप बोलोगे ऑप्टिकल लेंथ तो म्यू मल्टीप्लाइड बाई टी के बराबर कवर की होगी उसने, यानी वो डिस्टेंस भी आपका जुड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा प्लस म्यू मल्टीप्लाइड बाई टी के बराबर, ठीक है। तो ये चीज़ आपके सामने यहाँ पे मिली। आप समझिए कि S1P ना लिख के हमने लिखा S1P डैश, वो हमने क्यों लिखा, क्योंकि एक्चुअल में S1P हम तब लिखते हैं ना जब ये पूरा का पूरा जो डिस्टेंस है वो एयर में कवर की होती, ठीक है। हमें डिस्टेंस वो लिखनी है S1 से निकलने वाली वेव जो पॉइंट P तक पहुंची है, जो एयर वाली है। तो आप बोलोगे यार कि ये तो एयर वाली है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये हम कैसे लिखेंगे, तो S1P में से T को घटा दो तो ये वाली डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस एक्चुअल में हमने क्या लिखा है S1P माइनस टी। अब आप बोलोगे ये वाली डिस्टेंस का क्या T नहीं लिखेंगे, आप बोलोगे नहीं T नहीं लिखेंगे, T तो उसने मीडियम में कवर किया ना, एयर में कितनी कवर किया, तो आप बोलोगे म्यू मल्टीप्लाइड बाई टी, ठीक है, तो फिर जोड़ दो उसको म्यू मल्टीप्लाइड बाई टी, वही काम हमने यहाँ पे किया है, म्यू मल्टीप्लाइड बाई टी होगा, टी को हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये आपका हो गया डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू S2P माइनस S1P माइनस माइनस आपका हो गया प्लस माइनस माइनस प्लस टी एक मिनट सॉरी, एक चीज़ हम लोग गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, ये S1P डैश की जगह पे पूरा हमने ये लिखा है ना, तो ये जो ब्रैकेट होगा ना ये पूरा यहाँ पे लगेगा, ठीक है ना। S1P डैश के जगह पे पूरा लिखा गया है, तो जब ये ब्रैकेट टूटेगा तो ये आपका हो गया माइनस S1P, ठीक है, ये प्लस टी, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माफ करिएगा, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, S1P डैश के जगह पे ये पूरा का पूरा लिखा गया है ये, ठीक है ना। तो ये आपका माइनस और ये आपका माइनस, सॉरी ये माइनस माइनस ये हो गया प्लस टी, और ये माइनस और ये माइनस ये हो जाएगा म्यू मल्टीप्लाइड बाई टी के बराबर, ठीक है। इसको आप और कैसे लिख सकते हो, थोड़ा सा अरेंज करके लिखना हो तो S2P माइनस S1P, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस लगा दो और ये हो जाएगा माइनस लगा दो, ये सॉरी माइनस लगा दो और यहाँ पे लिख दो म्यू टी माइनस टी, ठीक है। सो डेल्टा एक्स ये आपका हो गया S2P माइनस S1P, ठीक है ना, माइनस यहाँ से टी कॉमन करोगे ना तो ये आपका हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू टी के बराबर, ये म्यू माइनस 1 इंटू टी के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये जो हमने पाथ डिफरेंस यहाँ पे कैलकुलेट किया है ना, वो पॉइंट P के लिए कैलकुलेट किया, हमें नहीं पता पॉइंट P है क्या, हमें नहीं पता, स्क्रीन का कोई एक रैंडम पॉइंट हमने मान लिया। तो जहाँ पे हमने ये पता कर लिया कि S1 से जाने वाली वेव S2 से जाने वाली वेव के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो इतना है। सो हमने पाथ डिफरेंस अभी तक कैलकुलेट किया है, ठीक है ना, इतना है। एक चीज़ और, अगर हम स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन की बात करें, हमने मान लिया कि ये एंगल बहुत छोटा है, अगर इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, अगर एंगल बहुत छोटा है तो ये चीज़ तो हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं ना, S2P माइनस S1P इज इक्वल्स टू ये होता है आपका d साइन थीटा, और इसी को आप लिख सकते हो d tan थीटा के बराबर।
छोटे एंगल के लिए साइन थीटा टेन थीटा ऑप्शन बराबर हो जाता है, टेन थीटा वाई अपॉन कैपिटल डी के बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो कहने का मतलब S2P माइनस S1P, इसकी वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं dy डिवाइड बाई कैपिटल डी के बराबर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वो चीज़। सो फाइनली डेल्टा x इज इक्वल्स टू डी डिवाइड बाई कैपिटल डी माइनस ये आपका हो गया म्यू माइनस 1 और ये हो गया t, ठीक है ना। तो पाथ डिफरेंस ये हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम आपसे पूछें कि क्या सेंट्रल मैक्सिमा O पे नहीं बनेगा क्या, अब ज़रा ध्यान दीजिए, अगर इस पॉइंट O की बात करें ना हम, तो सारा सोचिएगा यहाँ पे एक चीज़ है, और वो क्या है कि पॉइंट S1 से आने वाली वेव जो पॉइंट O पे आ रही है, S2 से आने वाली वेव जो पॉइंट O पे आ रही है, ये दोनों देखने में तो सेम डिस्टेंस कवर करे, लेकिन सेम डिस्टेंस कवर नहीं कर रही है। ये S2 वाली वेव ने हवा में डिस्टेंस कवर किया, S1 वाली वेव ने इतना जो हिस्सा है ना, इसने T थिकनेस में कवर किया है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। इस बात को आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब S1 वाली वेव ने थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, ये तो कवर किया ही है, प्लस T से थोड़ा सा ज़्यादा और कवर किया, म्यू इंटू टी के बराबर कवर किया। तो एक्चुअल में यहाँ पे पाथ का जो डिफरेंस है ना, वो कुछ ना कुछ आएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमा तो नहीं बनने वाला सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा वहाँ बनता है जहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 होता है, ठीक है। पता कर लेते हैं लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। सो अगर लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा की हम बात करें कि भाई सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ पे बनेगा, लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, कि सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ बनेगा, तो एक चीज़ हम जानते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा वहाँ बनेगा जहाँ पे पाथ डिफरेंस जो होगा वो 0 के बराबर होगा, मतलब डेल्टा x इज इक्वल्स टू 0। डेल्टा x की वैल्यू आप रखिए 0 के बराबर करिए, तो ये आपका हो जाएगा dy डिवाइड बाई कैपिटल D माइनस ये हो गया म्यू माइनस 1 t इज इक्वल्स टू 0। हमने मान लिया कि y डिस्टेंस पे जो है वो सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पे दिखा दें, ये आपका है S1, ये है आपका S2, ठीक है ना, यहाँ पे स्क्रीन है, और हमने मान लिया कि यहाँ से जो y डिस्टेंस है वहाँ पे आपका सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है, ठीक है ना, यहाँ से सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है, और वही हमने यहाँ से कैलकुलेट करना है कितना आएगा। यहाँ पे आपका जो स्लैब है वो रखा हुआ है, इसका म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और थिकनेस क्या है, t के बराबर है, वही हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सो dy बाई कैपिटल D इज इक्वल्स टू ये आपका हो गया म्यू माइनस 1 इंटू टी के बराबर, हमने तो y कैलकुलेट कर रहे हैं ना, विच इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू ये आपका हो गया म्यू माइनस 1 इंटू टी, और ये d ऊपर चला आया, d डिवाइड बाई ये स्मॉल d नीचे आ जाएगा, स्मॉल d, यानी इतने डिस्टेंस पे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन आपका जो है वो सेंट्रल मैक्सिमा बनने वाला है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके लिए, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस निकली है ना y इज इक्वल्स टू, इसको हम यहाँ पे फिर से लिख दे रहे हैं, ये आपका है म्यू माइनस 1 टी कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। अब यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बन गया, उसके बाद आपका फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, इस तरह से बनते जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम को हम फिर से एक बारी अलग से थोड़ा बनाते हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं कि सही से बन जाए। सो ये हमारी यहाँ पे हमने दिखा दिया आपका, ये हमारा स्क्रीन है, दिस वन इज़ आवर स्क्रीन, और यहाँ से एक वेव गई, एक वेव यहाँ से गई, साथ ही साथ बीच में एक ट्रांसपेरेंट स्लैब भी तो रखा हुआ है ना। सो दिस वन इज़ आवर ट्रांसपेरेंट स्लैब, ये ट्रांसपेरेंट स्लैब है कोई, यहाँ पे रख दिया गया, ठीक है। साथ ही साथ ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन है यहाँ पे, और ये जो एंगल है ये थीटा के बराबर है, ठीक है ना, दिस वन इज थीटा, ये आपका म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और टी इसकी थिकनेस है। तो हमने अभी देखा कि ये जो y की वैल्यू होगी ना, यहाँ से y मतलब जहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बनना है, ये y इज इक्वल्स टू ये कितना निकल के आया, एक बार फिर से हम देख लेते हैं, माफ करिएगा, ये म्यू माइनस 1 स्मॉल टी कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। सो ये निकला है y इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 स्मॉल टी कैपिटल D डिवाइड बाई स्मॉल d। यहाँ पे आपके सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन है, दिस इज द पोजीशन ऑफ आवर सेंट्रल मैक्सिमा,
ठीक है ना। और सेंट्रल मैक्सिमा की हमने पोजीशन कैसे पता की, सिंपल पाथ डिफरेंस को जीरो करके। जरा सब बात करते हैं ये कि यार फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, फोर्थ मैक्सिमा, इस तरह से अगर कैलकुलेट करना हो, मतलब nth मैक्सिमा को कैलकुलेट करना हो, तब कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। अच्छा एक चीज़ और करें, जो पाथ डिफरेंस हमारा आया है उसको फिर से हम लिख ले रहे हैं। सो डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई डिवाइड बाई कैपिटल डी माइनस, आई थिंक म्यू माइनस वन इंटू टी के बराबर था क्या, म्यू माइनस वन इंटू टी, सॉरी ये आपका है माइनस म्यू माइनस वन टाइम्स टी के बराबर, ये पाथ डिफरेंस है, ठीक है ना। हम बात करें फॉर nth मैक्सिमा, ठीक है ना, कि सेंट्रल मैक्सिमा के बाद nth मैक्सिमा कहाँ पे बनने वाला है। सो फॉर nth मैक्सिमा, nth मैक्सिमा कह लो या फिर nth ब्राइट फ्रिंज कह लो, बात एक ही है, ठीक है ना। और इसके लिए हमने पढ़ रखा है कि भैया डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है ना वो n टाइम्स लेमडा के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। अब यही डेल्टा एक्स की वैल्यू n इंटू लेमडा के बराबर करो तो ये आपका हो जाएगा डी वाई डिवाइड बाई कैपिटल डी माइनस म्यू माइनस वन टाइम्स टी इज इक्वल्स टू n टाइम्स लेमडा, ठीक है ना। ठीक है, तो ये आपका हो गया डी वाई डिवाइड बाई कैपिटल डी माइनस माइनस ने इसको इधर लेके चले जाओ तो ये आपका हो जाएगा म्यू माइनस वन और ये टी ये प्लस एन इंटू लेमडा, बाकी सारे टर्म्स को उधर लेके चले जाओ, सिर्फ और सिर्फ वाई को हम रहने देते हैं। सो आपका ये वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू माइनस वन और ये कैपिटल डी ऊपर चला गया, टी कैपिटल डी अपॉन ये स्मॉल डी नीचे आ जाएगा प्लस ये लेमडा ऊपर स्मॉल डी नीचे, सो आपका हो जाएगा एन लेमडा कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा एक काम करते हैं, वाई एन कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो आंसर है ना वो एन के टर्म्स में आ रहा है। इसका मतलब ये पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा हम निकालने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जब पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा आप निकालेंगे तो n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट मैक्सिमास की पोजीशन यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हमारे सामने फॉर्मूला है। एक चीज़ और अगर आप ध्यान से समझो ना तो आपको एक चीज़ यहाँ पे नज़र आएगी, वो ये कि हाँ बीटा इक्वल्स टू क्या हुआ करता था, लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी के बराबर हुआ करता था। इसी को हम बोलते थे फ्रिंज विड्थ, इसी को हम क्या बोलते थे, फ्रिंज विड्थ कहते थे, ठीक है ना, बीटा, ठीक है। तो अगर हम बोले कि फर्स्ट मैक्सिमा की बात करो आप, फर्स्ट मैक्सिमा कि स्क्रीन सेंटर से फर्स्ट मैक्सिमा, तो हमने लिखा फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, यहाँ पे 1b, n की वैल्यू 1 कर दिया, b मतलब ब्राइट फ्रिंज की बात करें, मैक्सिमा की बात कर रहे हैं। तो ये तो आपका वैसे ही हो जाएगा, दिस इज म्यू माइनस वन टी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अभी आप ध्यान से देखो ना, इसको आप बीटा भी तो लिख सकते थे, इसी को आप लिख सकते थे बीटा, तो ये n टाइम्स बीटा ना, और n की वैल्यू हम क्या करने जा रहे हैं, 1 करने जा रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा प्लस बीटा के बराबर। कहने का ये मतलब हुआ कि जो पहली ब्राइट फ्रिंज है वो कितनी डिस्टेंस पे बनेगी, म्यू माइनस वन टी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी प्लस बीटा। तो आप देखेंगे तो म्यू माइनस वन स्मॉल डी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये हो गया प्लस बीटा, यानी प्लस बीटा मतलब थोड़ा सा और आगे जाओ ऐसे बीटा, तो यहाँ पे जो है आपकी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बनने वाली है, मतलब फर्स्ट मैक्सिमा बनने वाला है, ठीक है ना। फर्स्ट मैक्सिमा किधर बनेगा, एक फर्स्ट मैक्सिमा इधर बनेगा। हम सिर्फ एक साइड की बात कर रहे हैं, हम आपसे बात करें कि अच्छा यार सेकंड मैक्सिमा की आप बात करो तो n की वैल्यू आप 2 कर दो ना, यानी कि सेकंड ब्राइट फ्रिंज की हम बात करें तो ये तो वही रहेगा म्यू माइनस वन टी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी प्लस ये आपका हो जाएगा 2 बीटा। n की वैल्यू हम 2 कर देंगे तो 2 टाइम्स क्या हो जाएगा बीटा, यानी आप बोलोगे यार कि देखो सेकंड जो है ना म्यू माइनस वन स्मॉल टी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी प्लस 2 बीटा, तो बीटा ये हो गया प्लस बीटा और जाओ ये आपका हो गया बीटा, तो प्लस 2 बीटा हो गया ना, यानी यहाँ पे आपका जो है वो सेकेंड मैक्सिमा बनने वाला है। अभी आप जैसे ये देखोगे ना आप बोलोगे यार कि ये तो हूबहू जस्ट वैसा ही हो रहा है जैसे हमने शुरू में पढ़ा था कि भाई सेंटर से जो मैक्सिमास की डिस्टेंस होती है nth मैक्सिमा की डिस्टेंस n टाइम्स बीटा होती है। यही तो हमने पढ़ा था कि सेंटर से वहाँ पे, हालांकि हमने कुछ स्लैब उलैब नहीं लगाया था ट्रांसपेरेंट, यानी ये अगर स्क्रीन का सेंटर मान लें तो यहाँ से जो nth मैक्सिमा की डिस्टेंस होती है वो n टाइम्स बीटा होती है। क्या होता है nth मैक्सिमा
हूबहू यहाँ पे सब कुछ वही दिख रहा है, फर्क सिर्फ इतना हुआ है ना कि पहले जितने भी हमने केसेस पढ़े हैं, यानी स्टार्टिंग में जो इंटरफेरेंस हमने YDSC पढ़ा है, उसमें जो फर्स्ट मैक्सिमा है वो यहीं पे बन जाता था, सेंटर, स्क्रीन सेंटर पे बनता था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट मैक्सिमा शिफ्ट हो गया, कितना शिफ्ट हुआ है? सो μ-1 स्मॉल टी कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी के बराबर शिफ्ट हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट नहीं हुआ इतना, हर एक फ्रिंज शिफ्ट हो गई है ऊपर की तरफ इतनी ही डिस्टेंस, और कुछ फर्क नहीं पड़ा है। समझ में आ रहा है? तो आप एक चीज लिख सकते हैं कि फ्रिंज विड्थ पे कोई असर नहीं पड़ा है। देखिए फ्रिंज विड्थ तब भी क्या है, लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी के बराबर है। तो आप लिख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये कि फ्रिंज विड्थ वोंट चेंज, ये आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ हुआ क्या है कि द लोकेशन ऑफ एवरी फ्रिंजेस, आप ऐसे कह सकते हैं कि द पोजीशन ऑफ एवरी फ्रिंजेस हैज बीन शिफ्टेड बाई, कितना डिस्टेंस शिफ्ट हुआ है? तो शिफ्ट हुआ है μ-1 स्मॉल टी कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी के बराबर, इतना शिफ्ट कर गई है हर एक फ्रिंज, ठीक है ना। पहली वाली जो बीटा डिस्टेंस बनती थी वो बीटा प्लस इतने डिस्टेंस पे बनेगी, दूसरी वाली जो 2 बीटा पे बनती थी वो 2 बीटा प्लस इतने डिस्टेंस पे बनेगी। तो ये हुआ है। एक बात और, जैसे ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब हमने यहाँ लगाया है तो सारी की सारी फ्रिंजेस इधर शिफ्ट हो गई, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा इधर शिफ्ट हो गया। अगर यही इनकेस ट्रांसपेरेंट हमने यहाँ पे लगा दिया होता ना तो वो बहुत सारी चीज़ें इधर होती, सेंट्रल मैक्सिमा कहीं इधर शिफ्ट हो गया रहता है इतनी डिस्टेंस पे, यानी μ-1 स्मॉल टी कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी डिस्टेंस वो नीचे शिफ्ट हो गया रहता है अगर हम ट्रांसपेरेंट स्लैब को यहाँ पे लगा देते तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आप ये मत सोचना कि सर दोनों पाथ में अगर ट्रांसपेरेंट स्लैब हमने लगा दिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आप बोलोगे तब तो यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बनने वाला है, यहाँ से आने वाली वेव, यहाँ से आने वाली वेव दोनों सिमेट्रिकल ग्लास स्लैब से क्रॉस कर रही हैं, सेम थिकनेस, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो भाई पाथ डिफरेंस यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं, तो मैक्सिमा बनेगा फिर, ठीक है ना, फिर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये तो हमने बात की फॉर nth मैक्सिमा या फिर ब्राइट फ्रिंज के बारे में, ठीक है। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने इसके साथ ही साथ एक चीज़ और भी तो पढ़ी थी, डार्क फ्रिंज यानी मिनिमा के बारे में, उसकी ज़रा पोजीशन हम देख लें। सो हमने लिखा फॉर nth डार्क फ्रिंज, ठीक है ना, nth डार्क फ्रिंज। आप बोलोगे यार कि डार्क फ्रिंज के केस में तो आपने बताया था कि जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए था λ/2 का ऑड मल्टीपल होना चाहिए, तो आप इसको ये लिख सकते हो 2n-1 λ/2 के बराबर, ऐसा ऑड मल्टीपल, ठीक है, वैल्यू रखो। सो डेल्टा एक्स अपन आपका है dy अपॉन कैपिटल D माइनस μ-1 और ये t के बराबर, तो ये आपका हो गया dy डिवाइड बाई कैपिटल D माइनस ये आपका हो गया μ-1 t इज इक्वल्स टू जी आपका 2n-1 और ये आपका हो गया λ/2, ठीक है। सो dy डिवाइड बाई कैपिटल D इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये आपका हो गया μ-1 t, इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस एक काम करते हैं ना, ये 2 को अंदर कर लो तो ये आपका हो जाएगा n-1/2 और ये आपका हो गया लैम्डा, ठीक है। हमने y कैलकुलेट करना है, सो y इज इक्वल्स टू μ-1 स्मॉल t कैपिटल D अपॉन स्मॉल d प्लस ये d इधर चला आएगा, इसको आप एक काम करो n-0.5 कर लो और ये आपका हो गया लैम्डा कैपिटल D आपका इधर आ गया डिवाइड बाई स्मॉल d के बराबर। तो एक्चुअल में n के टर्म्स में निकला है, y सेंटर से डिस्टेंस है किसकी, हमने ब्राइट फ्रिंज यानी मिनिमा के लिए कैलकुलेट किया है, तो आप ये कह सकते हो कि दिस इज डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, और ये आपका निकला है μ-1 t कैपिटल D अपॉन स्मॉल d प्लस n-0.5। जैसे आप इसको देखोगे आप बोलोगे यार कि ये तो आपका बीटा है, इसको आप क्या लिख सकते हो, बीटा लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम आपसे बोले कि अच्छा बताओ फर्स्ट डार्क फ्रिंज के बारे में, आप बताओ फर्स्ट डार्क फ्रिंज आपका कहाँ बनेगा, तो ये फर्स्ट डार्क फ्रिंज इसकी लोकेशन, आप बोलोगे ठीक है y फर्स्ट डार्क फ्रिंज इज इक्वल्स टू n की वैल्यू 1 रखनी है,
सो ये आपका हो गया म्यू माइनस वन स्मॉल टी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी प्लस एन की वैल्यू 1 रखो तो ये आपका हो जाएगा 0.5 बीटा। आपको याद हो तो आप बोलोगे यार एग्जैक्टली वही तो निकल के आ रहा है यहाँ पे। इसका मतलब कि बीटा डिस्टेंस पे फर्स्ट मैक्सिमा बनता है ना, लेकिन 0.5 बीटा पे, अगर 0.5 बीटा की बात करें यानी यहाँ से 0.5 बीटा यहाँ पे बनेगा फर्स्ट डार्क फ्रिंज, ठीक है ना। 1.5 बीटा पे सेकेंड डार्क फ्रिंज। देखो ये तो यहाँ भी कॉमन आ रहा है ना, आप देखेंगे तो यहाँ भी म्यू माइनस वन, सॉरी कहाँ आया, ये डार्क फ्रिंज निकला है। चलो फिर से डायग्राम को देख ही लेते हैं। हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके से था, सिर्फ स्क्रीन की हम बात कर रहे हैं। ये हमने बनाया स्क्रीन, ठीक है, और स्क्रीन के सेंटर से ये मान लेते हैं सेंटर ऑफ द स्क्रीन है। यहाँ से हमने अभी कैलकुलेट किया कि डार्क फ्रिंज, सॉरी सेंट्रल मैक्सिमा कितनी डिस्टेंस में बनता है, तो हमारा निकला है सेंट्रल मैक्सिमा की डिस्टेंस, ये है आपका सेंट्रल मैक्सिमा, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, दिस इज आवर सेंट्रल मैक्सिमा। और ये सेंट्रल मैक्सिमा की डिस्टेंस निकली है सॉरी म्यू माइनस वन स्मॉल टी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी के बराबर, और ये आपका सेंटर ऑफ द स्क्रीन हुआ करता था, ठीक है। फर्स्ट डार्क फ्रिंज म्यू माइनस वन स्मॉल टी कैपिटल डी अपॉन डी प्लस 0.5 बीटा, यानी इतना प्लस 0.5 बीटा, यानी यहां से और थोड़ा सा ऊपर जाओ, मतलब कितना ऊपर 0.5 बीटा पे, तो यहां पे आपकी जो मिलेगी वो मिलेगी फर्स्ट डार्क फ्रिंज, ठीक है ना। अब हम आपसे पूछें कि अच्छा बताओ व्हाट अबाउट सेकेंड डार्क फ्रिंज। सेकेंड डार्क फ्रिंज के बाद बारे में भी लगे हाथ कुछ कह लो, यानी सेकेंड डार्क फ्रिंज, ठीक है। सेकेंड डार्क फ्रिंज मतलब n की वैल्यू आपको क्या रखनी है, 2 रखनी है, तो आपका y सेकेंड डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस निकलेगी म्यू माइनस वन स्मॉल टी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और यहाँ पे n की वैल्यू आपको रखनी है 2, तो 2 माइनस 0.5 दिस विल बी 1.5, सो 1.5 टाइम्स ये आपका हो गया बीटा। तो आप बोलोगे सेकेंड जो है ना म्यू माइनस वन स्मॉल टी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी प्लस, यानी इसमें और थोड़ा जोड़ो कितना 1.5 बीटा, यानी यहाँ से 1.5 बीटा पे कौन सा मिलेगा आपका, यहाँ पे सेकेंड डार्क मिलेगा। और आप बोलोगे यार कि हो बहुत शुरू में जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो वहाँ भी सब ऐसा ही होता था कि सेंटर से n-0.5 बीटा पे जो डार्क फ्रिंजेस होती हैं वो मिलती हैं। n की वैल्यू आप चेंज करते जाओ, आप डिफरेंट डार्क फ्रिंज की लोकेशन पता कर सकते हो। तो आप देखोगे ना कि हर एक डार्क फ्रिंज की पोजीशन में ये वाला जो टर्म्स है वो एक्स्ट्रा आ रहा है, वो जुड़ के आ रहा है। इसका मतलब कि सिर्फ और सिर्फ ब्राइट फ्रिंजेस शिफ्ट नहीं हुई हैं, ब्राइट फ्रिंज के साथ साथ ना जो डार्क फ्रिंजेस है वो भी शिफ्ट हो गई हैं ऊपर की तरफ, ठीक है ना। ये सीन यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जनरल फॉर्मूला देख लिया कि भाई nth डार्क फ्रिंज की अगर बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या है, तो पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, इस बात को याद रखिएगा, फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्रीन, ठीक है। और ऐसे हमने nth ब्राइट फ्रिंज का भी जिक्र कर लिया फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्रीन, क्या क्या उनकी लोकेशन होगी। तो दोनों में हमने सिर्फ एक कॉमन चीज़ देखी, वो ये कि न तो फ्रिंज विड्थ बदल रही है, न तो सेंटर के रेस्पेक्ट में यानी सेंट्रल मैक्सिमा के रेस्पेक्ट में जो उनकी लोकेशन है वो बदल रही है। शुरू में भी जो मैक्सिमास हुआ करते थे विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल मैक्सिमा वो n टाइम्स बीटा डिस्टेंस पे बना करते थे। n की वैल्यू 1 करो तो बीटा पे पहला मैक्सिमा, 2 करो सेकंड मैक्सिमा, 3 करो थर्ड मैक्सिमा, और साथ ही साथ सेंट्रल मैक्सिमा के रेस्पेक्ट में n-0.5 बीटा पे जो आपके हैं वो डार्क फ्रिंजेस यानी मिनिमास बना करते थे। यहाँ भी सुबह वही हो रहा है, सिर्फ अलग क्या हुआ कि सारे की सारी जो फ्रिंजेज है वो शिफ्ट कर गई। वो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सेंट्रल फ्रिंज जो है वो खुद सेंट्रल मैक्सिमा खुद शिफ्ट कर गया म्यू माइनस वन स्मॉल टी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी के बराबर, ठीक है ना। स्क्रीन सेंटर से इतना ऊपर अब बन रहा है। तो ये तो थोड़ी सी थियरी थी इसके बारे में। तो हमने मैक्सिमा मिनिमा के बारे में देखा, कैलकुलेशंस इसके देखे। इसके बारे में जो न्यूमेरिकल से हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कुछ ऐसा लगे जो आपको सही नहीं लगा तो प्लीज़ हमें सजेस्ट करें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।